भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ शुरू से ही खेलों का बड़ा रोल रहा है। हम अगर अपने ग्रंथों पुराणों में देखें तो हमें मल्ल युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम अपनी पहली सिविलाइजेशन को देखें, पहली अर्बन सिविलाइजेशन को देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां हमें कॉक फाइटिंग, रेसलिंग जैसे खेलों का वर्णन देखने को मिलता है। आज हम धीरे धीरे इतना आगे आ चुके हैं कि खेल एक प्रोफेशन बन चुका है। आज एज प्रोफेशन लोग अपने खेल को खेलते हैं। लेकिन एक खेल ऐसा भी है जहां पर इंडिया का कई बार राइज हुआ, कई बार फॉल। दुनिया का सबसे फेमस स्पोर्ट्स फुटबॉल। यहां पर हमने देखा कि इंडिया कई बार अच्छा भी खेला, लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इवन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए भी। तो क्यों आखिर इंडिया ऐसी स्थिति में पहुंचा? फुटबॉल की शुरुआत कहां से हुई थी? फुटबॉल दुनिया में आया कैसे? इंडिया में फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई? आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम पहले इंडियन फुटबॉल की बात करें, उससे पहले हमें बात करनी होगी कि दुनिया में फुटबॉल कहां से आया। तो दुनिया में फुटबॉल की ठीक से शुरुआत बताई जाती है 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड की गलियों से। लेकिन उससे पहले भी ये खेल का वर्णन, ऐसे ही कुछ मिलते जुलते खेल का वर्णन चाइना में भी माना जाता है 2nd सेंचुरी के आसपास, जहां इस खेल को कुजू के नाम से खेला जाता था। वहीं चाइना के पास जापान में इस खेल को केमारी के नाम से खेला जाता था। लेकिन ये पूरी तरीके से फुटबॉल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते थे। तो इसको आप कुछ कह सकते हैं, ये कुछ रग्बी की तरह था। लेकिन इंग्लैंड का जो खेल था मॉब फुटबॉल, वो इतना वायलेंट हुआ करता था उस टाइम पर कि कई लोगों की आपस में खेलते हुए डेथ भी हो जाया करती थी। तो वहां से लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हुआ कि अगर इस खेल को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है, ग्लोबल लेवल पर फेमस करना है, तो इस खेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही डेथ होती रही तो ये खेल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तब 1818 में सबसे पहले फुटबॉल के अंदर रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया गया कि खेल को किस तरीके से खेला जाना है। वहीं फिर 1863 में इसका पहला फुटबॉल एसोसिएशन फाउंड किया जाता है और वहां से फिर यूरोप में स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। वहां से प्रोफेशनल लोग आपस में फुटबॉल खेलते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस उनको पे करते हैं अच्छा, जिससे उनको मोटिवेशन मिलती है खेलने की, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां किसी भी खेल को खेलने की मोटिवेशन आ ही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वहां से फुटबॉल फेमस होना स्टार्ट हो गया। लेकिन तब भी फुटबॉल की कोई गवर्निंग बॉडी जो ये सारे फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज को या फुटबॉल प्लेइंग क्लब्स को गवर्न कर सके, ऐसी कोई भी गवर्निंग बॉडी फुटबॉल के अंदर फाउंड नहीं की गई थी। तब आता है 1904 में फाउंड किया जाता है फीफा को, जिसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया रॉबर्ट गोएरा को। और इसके बाद कंट्रीज ने फीफा को ज्वाइन करना स्टार्ट करा। फीफा धीरे धीरे फेमस होता चला गया। फीफा को ज्वाइन करने वाली पहली कुछ कंट्रीज थी फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। लेकिन अभी तक फुटबॉल के फाउंडिंग नेशन इंग्लैंड ने फीफा को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि फुटबॉल का फाउंडिंग नेशन इंग्लैंड ही था और इंग्लैंड नहीं चाहता था कि वो किसी गवर्निंग बॉडी के अंडर खेले, वो किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। इसीलिए इंग्लैंड ने फीफा को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन फीफा की पॉपुलैरिटी काफी तेजी के साथ बढ़ती चली गई और फाइनली आते आते 1950 में इंग्लैंड ने भी फीफा को साइन कर लिया। अब बात करें अगर भारत की, तो भारत में भी ये खेल उतना ही पुराना है जितने पुराने ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। मतलब भारत में ये खेल 1872 में आ चुका था, जब भारत में सबसे पहले दो क्लब कलकत्ता एफसी और शारदा एफसी को फाउंड किया गया। लेकिन यहाँ तक एक कमी थी। यहाँ तक ये कमी थी कि सिर्फ इन क्लब्स में ब्रिटिशर्स ही थे, ब्रिटिशर्स ही पार्टिसिपेट किया करते थे। इंडिया में फुटबॉल था लेकिन इंडियंस की पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करती थी। तब आता 1877 और 1877 में नागेंद्र नाथ सर्वाधिकारी की नजर पड़ती है ब्रिटिशर्स पर फुटबॉल खेलते हुए। एंड वहां से वो फुटबॉल की बारीकियों में जाते हैं, फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हैं और धीरे धीरे अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और वहां से फाउंड करते हैं वो बॉयज क्लब। ये पहला ऐसा क्लब था जो फुटबॉल खेलता था और उसमें इंडियन प्रेजेंस मौजूद थी। इसीलिए नागेंद्र नाथ सर्वाधिकारी को आज के टाइम में हम फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल के नाम से जानते हैं। यहां से डूरन कप की शुरुआत भी हुई और फिर 1889 में मोहन बागान एफसी की शुरुआत होती है, जो आज के टाइम में इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब बचा है। इसके बाद 1892 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडियन क्लब को अपने टूर्नामेंट में खिलाया, जहां से इंडियन चैंपियन बनकर निकले। 1904 में इंडियन फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी आईएफए को फाउंड किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की ही थी
बट ओवरऑल अगर आप देखें तो फुटबॉल अब इंडियन सोसाइटी में स्टैब्लिश हो चुका था। फिर स्टार्ट होता है वर्ल्ड फुटबॉल में इंडिया का राइज। जैसा मैंने आपको बताया कि मोहन बागान इंडिया में आज सबसे पुराना क्लब बचा हुआ है, तो यही मोहन बागान ने 1904, 1905 और 1907 में कूच बिहार कप जीता। 1905 में मोहन बागान ने डलहौजी क्लब को ड्यूट्सटन कप में फाइनल में 6-1 से हराया। यहां से ब्रिटिशर्स को समझ आने लगा कि अब इंडियंस भी फुटबॉल को बहुत अच्छे से खेलने लगे हैं। अब 29 जुलाई 1911 आता है और एक हिस्टोरिक डे आता है जब मोहन बागान ने फुटबॉल एसोसिएट शील्ड कप में फाइनल में नंगे पैर खेलते हुए ब्रिटिशर्स को हरा दिया। इसके बाद फुटबॉल उतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं हुआ क्योंकि 1911 ही वो टाइम था जहां से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल काफी पीक पर चला गया। तब आजादी के बाद होता है लंदन ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक्स में इंडियन टीम उन्हीं ब्रिटिशर्स की कंट्री में खेलने जाती है और बहुत शानदार खेल दिखाती है। ओपनिंग मैच में इंडियन टीम का मैच होता है फ्रांस से। भले इंडियन टीम इस मैच को 2-1 से हार जाती है, लेकिन उनके शानदार खेल को देखते हुए उनको बकिंगम पैलेस में डिनर के लिए इन्वाइट किया जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम नंगे पैर खेलती है और बहुत अच्छा खेलती है। इसी के चलते हुए पहली बार फीफा ने इंडियन टीम को 1950 में ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए इन्वाइट किया। यहां से सब कुछ सॉर्टेड दिख रहा था। इंडियन टीम अच्छा भी खेल रही थी, वर्ल्ड कप के लिए भी इन्विटेशन आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम अब फुटबॉल में बढ़ती जा रही है, उनका राइज होता जा रहा है। लेकिन फिर एक खबर आती है कि IFA के प्रेसिडेंट वर्ल्ड कप में जाने से मना कर देते हैं। अब उसके काफ़ी सारे रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन जो मेजर रीजंस बताए जाते हैं वो रीजंस ये हैं कि सबसे पहला रीज़न, फीफा ने मना कर रखा था कि कोई भी टीम नंगे पैर खेल सकती है और इंडियन टीम सिर्फ नंगे पैर खेलती थी। तो फीफा के रूल्स के हिसाब से वो नंगे पैर नहीं खेल सकते थे और IFA अभी फुटबॉल शूज अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने प्लेयर्स के लिए। दूसरी चीज, IFA उस टाइम मानता था कि ओलंपिक्स वर्ल्ड कप से ऊपर है, वो ओलंपिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, इसलिए वो वर्ल्ड कप जाने से मना कर देते। लेकिन यहाँ के बाद भी ऐसा नहीं था कि अब फुटबॉल में इंडियन टीम का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। उसके बाद भी फुटबॉल में इंडियन टीम काफी अच्छा करती है। 1951 से 1962 ये वो टाइम था जब कोच रहीम बनते हैं और उसके बाद इंडियन टीम अपना गोल्डन एरा वॉच करती है। यही वो पीरियड है जब इंडिया ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली एशियन टीम बनती है। यही वो टाइम था जब हमें कंवल डिसूजा जैसे प्लेयर्स मिले जिन्होंने पहली बार इंडिया की तरफ से हैट्रिक स्कोर करी। यही वो टाइम था जब एशियन गेम्स में 1962 में इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया और गोल्ड जीता। लेकिन 1962 में जब ये एशियन गेम्स होते हैं, इंडिया गोल्ड जीतता है, उसके बाद 1963 में कोच रहीम की डेथ हो जाती है, कुछ सीनियर प्लेयर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं और यहाँ से अब इंडिया अपना डिक्लाइन देखता है। यहाँ से अब धीरे धीरे इंडियन फुटबॉल का जो लेवल था वो नीचे आने स्टार्ट हो जाता है। और रही सही कसर मिटा दी 1983 में कपिल देव सर की क्रिकेट टीम ने। उन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता और अब जहां धीरे धीरे स्पोर्ट्स कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहा था, वहां पूरा पब्लिक इंटरेस्ट एंड कमर्शलाइजेशन क्रिकेट की तरफ चला गया और फुटबॉल में लोगों ने इंटरेस्ट लेना खत्म कर दिया। फुटबॉल ही नहीं, काफी सारे खेल ऐसे थे जो क्रिकेट के कमर्शलाइजेशन की वजह से खत्म होते चले गए। अब ना तो पब्लिक इंटरेस्ट रहा और ना ही यूथ मोटिवेशन रही। हमारे फुटबॉल टीम में नए खिलाड़ी आने बंद हो गए और लोग चाहना भी बंद हो गए कि वो फुटबॉल खेलें। हमारी रैंक फुटबॉल में गिरती चली गई। अब देश की फुटबॉल टीम को जरूरत थी कि नए और अच्छे प्लेयर्स आए। वाईचुंग भूटिया ने थोड़ी सी उम्मीदें दी, लेकिन वो सिर्फ इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिनको पूरा इंडिया भी जानता था। हम पूरे दुनिया की तो बात छोड़ दें, वो सिर्फ इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिनको देश में कुछ लोग जानते थे। और फुटबॉल टीम 11 प्लेयर्स से बनती है, 11 अच्छे प्लेयर्स से। तो सिर्फ वाईचुंग भूटिया कुछ नहीं कर पाए देश की रैंकिंग को सुधारने में। लेकिन फिर 2013 आता और 2013 में स्टार्टिंग होती है ISL की, इंडियन सुपर लीग, इंडिया का अपना फुटबॉल टूर्नामेंट। और इंडियन प्लेयर्स को दुनिया के प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। आज हमारा फुटबॉल इंप्रूव कर रहा है। आज हम लगातार जहां सेफ चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जैसे टूर्नामेंट जीतकर अच्छी उम्मीदों के साथ एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इनको लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगा है। पहले एक टाइम था जब सुनील छेत्री को अपने 100वें मैच के लिए लोगों को ये कहना पड़ा, To everyone who is not a football fan, please come and watch us. Scream at us, shout at us, abuse us. Who knows? One day, we might change you guys. You might start cheering for us.
और आज हमें देखने को मिलता है कि लोग इनको देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। अभी रिसेंट की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान का फुटबॉल मैच चल रहा था और काफ़ी तेज़ बारिश चल रही थी। इसी बारिश में लोग कहीं नहीं गए, उसी स्टेडियम में रहे और अपनी फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते रहे। ये धीरे धीरे एक चेंज को दिखा रहा है जो हमारे नेशन में आ रहा है फुटबॉल को लेकर। अब 2045 तक इंडिया का जो टारगेट है उससे हमारी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया का टारगेट है कि 2045 तक इंडिया को एशिया की टॉप 4 टीम्स में आना है। दुनिया की टॉप 10 लीग्स में 3 लीग्स इंडिया की होनी चाहिए। इंडिया के पास एक इंटरनेशनल फेम वाला प्लेयर होना चाहिए। इन टारगेट्स को देखें तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अब आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया और कैसी लगी आपको इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड फुटबॉल हिस्ट्री। तब तक के लिए धन्यवाद।